आपका स्वागत है ओएएस कॉमर्स क्लासेस में। आज नए टॉपिक के साथ आज के युग में जहां पे आर्थिक उदारीकरण चल रहा है, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए कई विधियां चल रही हैं। उन विधियों में से आज हम एक विधि आपको बताने जा रहे हैं। उसका नाम है किराया क्रय पद्धति, जिसको कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। शॉर्ट में उसे बोलते हैं HPS। किराया क्रय पद्धति है क्या? जब कोई भी विक्रेता अपने माल की बिक्री को बढ़ाना चाहता है और ग्राहकों को संतुष्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, तो क्या करता है, ग्राहकों को वो उनकी साख पे माल यानी उधार पे माल बेचना शुरू करता है। जब उधार पे माल बेचेगा तो विक्रेता क्रेता को कहता है कि मेरे यहाँ से माल लीजिए और मैं इसका भुगतान आपसे टुकड़ों में ले लूँगा। वो टुकड़े जिनको हम अपनी भाषा में टुकड़े बोल रहे हैं, बाकी अकाउंट की भाषा में किस्तें बोलेंगे। किस्तें कैसी होंगी? वो आपस में तय होंगी, मासिक होंगी, छमाही होंगी, तिमाही होंगी कि वार्षिक होंगी। जब वो किस्तें आपस में तय हो जाएंगी तो विक्रेता क्रेता से कुछ पैसा लेके तुरंत थोड़ा सा पैसा ले लेता है और उसको संपत्ति उसको दे देता है कि जाओ इसका आप प्रयोग करो जाके। और क्रेता उसका प्रयोग करता है और जैसी भी आपस में तय होता है किस्तें, उनको आपस में उसका वो मासिक है तो मंथली, वार्षिक है तो एनुअली वो उनका भुगतान करता रहता है और संपत्ति का प्रयोग करता रहता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जब क्रेता प्रयोग करता है और किस्तें भुगतान देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे किसी कारणवश क्रेता इसका भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता उसकी संपत्ति को वापस ले लेता है। वापस क्यों ले लेता है? इसका एक सबसे बड़ा नियम है कि इसमें क्रेता को संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है, स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है। स्वामित्व का अधिकार हमेशा विक्रेता को होता है। जब अंतिम किस्त का वो भुगतान कर देता है तब उसका स्वामित्व क्रेता को हो जाता है और जो संपत्ति में कोई टूट फूट होती है, मरम्मत कराने का जो उत्तरदायित्व वो विक्रेता का होता है। तो 60 शब्दों में समझें, किराया क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें माल हमारा उधार बेचा जाएगा, आपसी किस्तें तय होंगी, उन किस्तों के बाद संपत्ति क्रेता को सौंप दी जाएगी, विक्रेता उनसे किस्त लेता रहेगा और अंतिम किस्त के भुगतान के बाद क्रेता उसका मालिक हो जाएगा और जो भी टूट फूट होगी उसको मरम्मत कराने का उत्तरदायित्व विक्रेता का होगा। और इसमें ये जान लीजिए कि जब तक वो अंतिम किस्त नहीं दे सकता है या नहीं दे देता है तब तक वो जितनी भी किस्तें भुगतान करता है वो किराए के रूप में ही होती हैं। जैसे एक परिभाषा हमने बोर्ड पे लिखी है, देखिए परिभाषा, किराया क्रय अनुबंध जो अधिनियम है 1872 लागू होता है। इसमें इसकी 2C के अनुसार है, अधिनियम की धारा जो है 2C के अनुसार है कि किराया क्रय ठहराव से आशय एक ऐसे ठहराव से है, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट है, कैसा, जिसके अंतर्गत यानी जो उस एग्रीमेंट के अंतर्गत माल किराए के पर दिया जाता है। हमने क्या बताया था, ये किराए के रूप में होता है जब तक कि अंतिम किस्त इसकी भुगतान न हो जाए, दिया जाता है और किराएदार के अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल का क्रय करने का विकल्प रहता है तथा अनुबंध में वह शामिल रहता है। इसमें 3 शर्तें इसी की परिभाषा में हैं कि माल जो है आपसी संबंध से बेचा जाएगा, जो किस्तों में भुगतान होगा, अंतिम किस्त के बाद विक्रेता जो अपना हक होगा वो क्रेता को दे देगा, मालिक बन जाएगा और किस्तों को अगर भुगतान नहीं करता है तो वो किराए के रूप में मानी जाएंगी और संपत्ति वो वापस ले लेगा। समझ में आ गया होगा किराया क्रय पद्धति क्या है। अब किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले विशेषताएं, अनुबंध का होना। कोई भी अधिनियम जब बनता है तो उसमें कोई भी हम लेन देन करते हैं, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध या एग्रीमेंट जरूर होता है। तो एक अनुबंध है, इसमें जो संपत्ति होगी वो उधार या साख पर बिक्री जाए, उधार बेची जाएगी और उसकी क्रेडिट पे बिक्री होगी। अगर उसकी क्रेडिट खराब है तो उसको कोई नहीं संपत्ति देगा। फिर है किस्तों में भुगतान। अभी हमने बताया ये संपत्ति में जो भी भुगतान होता है वो किस्तों में ही किया जाता है। किस्तें कैसी भी हो सकती है, मासिक हो, तिमासिक हो, छमाही हो या वार्षिक हो, कोई भी हो। क्रेता को माल को प्रयोग करने का अधिकार, क्रेता जो होता है उसको माल का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है जैसे ही वो अनुबंध करता है। अगर ऑन डिलीवरी यानी एग्रीमेंट पे कुछ पैसा दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तब भी अगर आपसे समझौता हो जाता है, जैसे ही फाइल मेंटेन हो जाती है इनकी, तुरंत संपत्ति उसके पास चली जाती है और उसका वो प्रयोग करने का अधिकार रख सकता है। फिर विक्रेता का स्वामित्व होना हमने फिर बेर फोर्स किया था। इसमें मालिक कौन होता है? विक्रेता ही होता है जब तक कि वो अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है।
फिर है विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार। अगर बाय द वे कोई वो किस्त नहीं दे पाता है किन्हीं कारणों से, तो विक्रेता उसका माल वापस ले सकता है। क्यों ले सकता है, हमने आपको बताया, क्योंकि वो माल क्रेता किसी किराए के रूप में प्रयोग कर रहा है जब तक कि अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है। फिर एक किस्तों का विक्रेता द्वारा हरण। किस्तों का विक्रेता द्वारा हरण का मतलब ये होता है कि जब जितनी भी किस्तें आपने पेमेंट की है, आपकी जितना पैसा बाकी था, संपत्ति ले आया, अब संपत्ति अगर ज्यादा की है तो उसका वैल्यूएशन निकालेगा कितना पैसा आपको देना है। आप ये नहीं कह सकते हो कि 50,000 की चीज थी, मैं 40,000 दे चुका था, अब 10,000 बचे, आपने पूरी संपत्ति मान ली जा रहा, तो वो क्या करेगा, जो 40,000 आप पेमेंट कर चुके हैं उसका एक वैल्यूएशन निकालेगा, तो जो किस्तें आप पेमेंट उनमें से कुछ पैसा आपका ले लेगा, तो वो किस्तों का हरण में आता है। प्रत्याभूत दाता से राशि का वसूल किया जाना। जब कोई विक्रेता किसी क्रेता को कम जानता है तो वो किसी से जमानत ले लेता है कि ये आप इसकी जमानत दीजिए कि ये पैसा हमारा भुगतान कर देगा। अगर बाय द वे क्रेता किन्हीं कारणों से पैसा भुगतान नहीं करता है और वो उसकी संपत्ति ले आता है, फिर भी उसका पैसा कम ही वसूल हो पाता, तो जितना कम वसूल होगा वो इस व्यक्ति से लेगा जिसने जमानत दी, उससे वो वसूल करेगा। ये किराया क्रय की विशेषताएं थी। अब आते हैं हम लोग किराया क्रेता को क्या क्या लाभ हैं, विक्रेता को क्या लाभ हैं, अन्य लाभ क्या है, क्रेता को क्या हानियां होती है, विक्रेता को क्या हानियां होती हैं और क्या क्या है। तो सुनिए, सबसे पहले हमारा जो इसमें शब्द जो यूज होंगे, एक शब्द यूज होता है किराया क्रेता, यानी इसमें जो व्यक्ति खरीदेगा संपत्ति उसको हम क्रेता बोलते हैं, लेकिन इसमें उसके आगे एक शब्द लगाया जाएगा किराया क्रेता। दूसरा आएगा विक्रेता होता है, विक्रेता को हम लोग उसमें बोलेंगे किराया विक्रेता, यानी हायर शब्द आगे लगाना है, हायर परचेजर शब्द यूज करना है, हायर वेंडर यूज करना है। फिर एक शब्द यूज होगा इसमें रोकड़ मूल्य। रोकड़ मूल्य जितने की संपत्ति होती है उसे हम लोग नगद मूल्य या रोकड़ मूल्य कहते हैं, अंग्रेजी में कैश प्राइस कहेंगे। एक इसमें आएगा किराया क्रय मूल्य शब्द। किराया क्रय मूल्य का मतलब हायर परचेज जो प्राइस है जिसमें कि रोकड़ मूल्य और प्लस ब्याज दोनों जुड़े होते हैं, उसे किराया क्रय मूल्य कहते हैं। यानी किस व्यक्ति की जैसे कोई संपत्ति है, हमने कोई संपत्ति यहाँ पे मान लेते 50,000 की खरीदी, बाद में किस्तों सहित उसका हम 60,000 रुपया भुगतान कर रहे हैं, तो ये इसका सीपी यानी कैश प्राइस है, ये एचपीपी है यानी हायर परचेस प्राइस है, यानी 10,000 रुपया जो इसका इंटरेस्ट है। इसमें एक आएगा ब्याज। ब्याज अगर निकालना है तो हायर परचेस प्राइस से अगर हम रोकड़ मूल्य घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। अगर बाय द वे कभी पूछ दे कि शुद्ध नगद मूल्य बताइए, तो शुद्ध नगद मूल्य का मतलब होता है जितने की चीज है, जैसे मान लो 50,000 की है और 50,000 में तुरंत उसने 10,000 दे दिए, तो अब शुद्ध नगद मूल्य यानी नेट कैश प्राइस जो होगी, यानी उसकी वैल्यू कितने की है, 40 की। 10,000 ब्याज जो लगेगा वो 40,000 रुपये लगेगा, ना कि 50,000 पे। इतना समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं इस पद्धति से क्रेता को क्या क्या लाभ है। क्रेता को पहला लाभ है मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करना। कोई भी क्रेता है जिसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो हम देखते हैं आज के युग में लोग महंगी महंगी गाड़ियों से महंगी महंगी चीज़ें वस्तुएं हम लोग क्या करते हैं उसका प्रयोग कर लेते हैं। कैसे क्या बोलते हैं, कल किस्तों पे ले लिए, तो जो ऐसे आदमी नहीं खरीद सकता था लेकिन किस्तों पे चीज़ें खरीद सकता है, यानी मूल्यवान वस्तुओं का वो प्रयोग कर सकता है। अगला है वस्तु की वापसी का। अगर कोई वस्तु खराब हो जाती है, किस्तों पे खरीदी है, तो पॉलिसी के अंतर्गत वो वापस भी हो जाएगी। अगर वस्तु में कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है, और मुफ्त मरम्मत की सुविधा होना। अभी हमने बताया कि जो भी टूट फूट होती है तो मरम्मत कौन कराता है, अभी हमने बताया विक्रेता। तो क्रेता को लाभ हुआ कि मुफ्त मरम्मत करने का उसका उत्तरदायित्व किसका होता है, विक्रेता का होता है। भुगतान में सुविधा होना। भुगतान में सुविधा होना कैसे है कि जब हम किस्तों में भुगतान कर रहे हैं, मान लेते कोई 50,000 की चीज़ है तो उसका 5,000 की किस्त बना ली, तो हर महीने हम 5,000 रुपया दिए दे रहे हैं, 5,000 के पेमेंट से, लेकिन एक साथ 50,000 रुपया भुगतान करना दिक्कत के विषय हो सकता था, लेकिन 5,000 देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। मितव्ययिता की भावना होना। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्चीली। कैसे, आपने कोई 50,000 का ऋण ले रखा है और फालतू के खर्चे करने से आप फिर बचेंगे। आदमी बोलता है, कहता है भैया एक वो ऋण हमारा पहले उतर जाए, बाद में हम दूसरा लेंगे, या कोई ऐसा हो जाए खर्चा दोबारा बाद में करेंगे। यानी आदमी के अंदर ये भावना होती है कि पहले मुझे ये भुगतान करना है, इसके बाद मुझे दूसरा काम करना है। ऋण लेने में जो होगी कमी हो जाएगी। व्यक्ति एक पहले ऋण चुकाता है तब वह दोबारा ऋण लेगा, अन्यथा क्यों, वो कह रहा पहला भी नहीं चुका पा रहे दूसरा ले ले, ऐसा नहीं। वो क्या करता है कि एक पहले ऋण चुका लेगा फिर दूसरा ऋण करेगा। अब आते हैं विक्रेता को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। विक्रेता को लाभ, सबसे पहला तो लाभ होगा विक्रय में वृद्धि होना।
कोई भी व्यक्ति अगर उधार माल बेच रहा है तो उसकी बिक्री क्या होगी, बढ़ जाएगी। बहुत लोग लाइन लगा कर आ जाएंगे, भैया हमको दे दो किस्तों पे। अगर वो नकद बेचता है तो उसके यहाँ कम जाएंगे। और दूसरा इसी के संबंध में मधुर संबंध होना। जब कोई व्यक्ति उधार माल बेचता है या कोई भी, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, अगर किसी से पैसे ना मांगे तो उसके संबंध कैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सर जी बहुत अच्छे हैं, पैसे नहीं मांगते। अगर वही पैसे मांग दिए जाए, अगर कोई फीस मांग दे, अरे सर जी बहुत ऐसे हैं, वो फीस बहुत जल्दी मांगते हैं। तो जब उधार बेचोगे तो हमेशा क्रेता और विक्रेता के संबंध कैसे होंगे, मधुर होंगे और विक्रय में वृद्धि हो जाएगी। अगला है जो है नियमित किस्तों की प्राप्ति। जब किस्तें हमारी मान लीजिए मासिक हैं तो हमें मालूम है 30 तारीख को हमारी किस्त आ जाएगी या 1 तारीख को किस्त आ जाएगी, तो आराम से हमारा 1 तारीख को पैसा आया करता है, जिससे कि हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। अधिक मूल्य की प्राप्ति। अधिक मूल्य की प्राप्ति का मतलब क्या है, कोई चीज अपने 50,000 की थी, कितने की थी, 50,000 की, और प्राप्त कितने कर रहे हैं हम, 60,000। यानी 50,000 रुपए की चीज थी और हमको प्राप्त कितने हुए, 60,000 रुपए, यानी हमारे 10,000 रुपए हमको ज्यादा प्राप्त हुए। और एक सबसे बड़ी जो इसमें विक्रेता को लाभ है, एक वस्तु के साथ अन्य वस्तु में भी बिक जाती है। यहीं पे एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, हम दुकान पे गए, फ्रिज लेने के लिए तैयार हुए, फ्रिज देखा हमने 15,000 रुपए का था, किस्तें बना ली, कहना कितने की, 3,000 रुपए की किस्त पड़ रही है महीने, 6-7 महीने हमारा पैसा, 5 महीने में हमारा जो भी होगा वो निपट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यार टीवी भी जरूरत है, तो हम क्या करें, एक टीवी भी ले लेते हैं। टीवी में कल कितनी किस्त पड़ेगी, कल 1500 टीवी की पड़ जाएगी, चलो ये भी दे दीजिए। उसके बाद वॉशिंग मशीन भी देख लेते हैं, कल किस्त कितने 2,000 बढ़ जाएगी, कल ये भी दे दीजिए। गीजर ले लेते हैं, प्रेस ले लेते हैं। यानी एक वस्तु खरीदने गए थे, लेकिन वहां पे हमने देख के क्या हुआ, कई चीजें खरीद ली, जिससे क्या हुआ, विक्रेता की एक वस्तु के साथ कई वस्तुओं का विक्रय हो गया। ये विक्रेता को अन्य लाभ में क्या हुआ, अभी बताया क्रेता को लाभ हो गए, विक्रेता के अन्य लाभ। अन्य लाभ को कह सकते हो कि राष्ट्र को लाभ, यानी देश को क्या लाभ हो रहा है। देश को लाभ होने में सबसे पहला है जीवन स्तर में वृद्धि होना। कोई भी हमारा है कि जीवन स्तर में वृद्धि कैसे हो जाएगा, छोटा आदमी है, मोटरसाइकिल से नहीं चल सकता है, लेकिन जब किस्तों पे जब व्यवस्थाएं आ गई तो क्या हुआ, सारे आदमी अब मोटरसाइकिल से हम देखते हैं, मोटरसाइकिल जा रहे, कार से घूम रहे, क्या प्रतीत होता है कि सारे व्यक्ति अब बहुत ही पैसे वाले हो गए। इनका जीवन स्तर, लिविंग स्टाइल जो कैसी हो गई, वो बहुत ही अच्छी हो गई, स्टैंडर्ड हो गई है। तो ये क्या, किस्तों के माध्यम से आपका सुविधा जो दी गई है उससे ये लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर उत्पादन वृद्धि होना। जब चीजें आप नकद बेचोगे तो पता चला 100 में 10 ही लोग खरीदने आ रहे हैं। जब आप उधार बेच दोगे, 100 में 110 आ जाए तो क्या हुआ, 110 कम पड़ गई, कल फिर बना रहे हैं, फिर कम पड़े, कम बना रहे, तो क्या हो गया, इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, एक्साइज टैक्स मिलेंगे, तो सरकार को कर में वृद्धि हो जाएगी। फिर रोजगार एवं आय में वृद्धि होना। रोजगार आय में वृद्धि हो कैसे होना, अब देखिए, आप पहले क्या था, एक क्रेता था, एक विक्रेता था, नकद बेचा, आपने बेचा, उसने खरीद लिया, काम खत्म। इसमें क्या होगा, आपने बेचा, उसने खरीदा, ठीक है, इसके बाद किस्तें वसूलने के लिए एक व्यक्ति रखोगे, किस्तें आ रही, ब्याज का कैलकुलेशन करने के लिए एक व्यक्ति रखोगे। इससे क्या फायदा हो रहा है कि एक आदमी को रोजगार भी मिल गया। ऐसे अगर वो किस्त नहीं दे रहा है तो एक व्यक्ति क्या होगा, वहां जाएगा तो वो किस्तें उससे वसूल के लाएगा। तो इस तरीके से कई आदमियों को क्या हो गया, वहां पे रोजगार की प्राप्ति हो गई। बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हानियों में। क्रेता को क्या हानियां हैं, विक्रेता को हानियां हैं। क्रेता को हानियां, सबसे बड़ी क्रेता को हानि क्या है, अधिक मूल्य देना। यानी 50,000 की चीज है, कितने रुपए मुझे देने पड़ेंगे, 60,000 मान लेते देने पड़ेंगे। तो जो 50,000 की चीज थी वो मुझे 60,000 में मिल रही, यानी क्रेता को 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। फिर वस्तुओं को बेचने का अधिकार ना होना। मैं बेर बेर समझा रहा हूं कि यहाँ पे क्रेता को माल का सिर्फ का अधिकार है, प्रयोग का अधिकार है। और मालिक कौन है इसमें, विक्रेता मालिक है। जब आप मालिक हैं ही नहीं तो वस्तु को बेच कहां सकते हो, तो बेच नहीं सकते आप। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जब आप मालिक हैं ही नहीं उसके, तो उस वस्तु को आप बेच नहीं सकते हैं। इतना याद रखना, जब तक कि आप उसे गिरवी भी नहीं रख सकते आप, क्योंकि आप जब तक मालिक ने उस वस्तु को ना आप गिरवी रख सकते हैं ना बेच सकते हैं। वस्तु वापसी का भय होना। हर एक क्रेता को यही टेंशन लगी रहती होगी, किस्त कहीं ना गई तो हमारी वस्तु क्या होगा, विक्रेता ले जाएगा। तो जब तक कि वो अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हो जाता तब तक क्रेता ये हमेशा उलझन में रहता है, परेशानी में रहता है कि कोई किस्त हमारी छूट ना जाए, जिसको बोलते हैं बाउंस ना हो जाए। अगर बाय द वे छूट गई कहीं हमारी तो क्या होगा, वस्तु ये विक्रेता ले जाएगा। अगला है आवश्यक वस्तुओं का, जो अनावश्यक वस्तुओं को कह लीजिए, आवश्यक वस्तुओं के साथ में अनावश्यक वस्तुओं का भी क्रय होना।
यानी जो चीज़ें मुझे आवश्यक वस्तुएं थी उनको तो मुझे खरीदना था, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक किस्त से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, तो जो वस्तुएं मुझे ज़रूरत भी नहीं है उनको भी हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है, क्रेता पे वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाता है और वो परेशान रहने लगता है। तो ये हो गई क्रेता के पक्ष की हानियाँ। विक्रेता के पक्ष की क्या हानियाँ? अब अपने आप को विक्रेता मान के सोचो, जब ऐसे व्यापार करोगे, जब उधार बेचोगे तो ढेर सारा पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता। अगर हम अधिक पूंजी नहीं लगाएंगे तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। फिर है किस्त वसूल करने में कठिनाई होना। जब हम किस्त मांगते हैं, अगर टाइमली वो किस्त नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर बनाने में वो लड़ाई भी कर सकता है, झगड़ा भी कर सकता है और कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगी। तो इस तरीके से किस्त जो वसूल करने में भी हमें कठिनाई होती है। वस्तु वापस लेने में कठिनाई, जब वो किस्त ही नहीं देता है तो वस्तु को जो वापस लेने में बहुत ढेर सारी कठिनाइयाँ होती हैं। ह्रास की क्षति, जब हम कोई संपत्ति प्रयोग करते हैं और उस पर जो डिप्रिशिएशन लगेगी उसको विक्रेता को ही देना है। जब विक्रेता को ही देना है तो ह्रास का दायित्व जो होगा वो विक्रेता का होगा। फिर मरम्मत का भार, हमने बताया था किराए क्रय पद्धति में वस्तु में मुफ्त मरम्मत करने का अधिकार किसको है, विक्रेता कराता है। जब विक्रेता कराता है तो जो ये यहाँ पे आप बताए 50,000 या 60,000 जो वसूल रहा है, लेकिन इसमें कुछ तो उसके मरम्मत में चले जाते हैं, यानी उससे मरम्मत कराने का भी हमने लिखा था। मरम्मत कौन कराता है, मरम्मत विक्रेता कराता है। क्रेता को तो सिर्फ अंतिम किस्त के बाद ही उस पर भार पड़ेगा कि जब वो उसका मालिक हो जाएगा। क्रेता की पुस्तकों में जर्नल लेखा अगर मुझे करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसमें दो विधियां हैं। एक है आपकी संपत्ति उपार्जन विधि और दूसरी है उधार क्रय विधि। तो पहले संपत्ति उपार्जन विधि को समझा रहा हूँ, जिसे कहते हैं असेट्स एक्रूवल मेथड। इसमें है सुपुर्दगी राशि दे होने पर, यानी जो ऑन डिलीवरी है उसको हम जब ड्यू करेंगे क्या एंट्री करेंगे, असेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर। फिर है इसका भुगतान जब करेंगे तो उसके लिए एंट्री करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। फिर अगर हम मुझे किस्त जो देनी है उसको हम ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डीआर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर। इसके बाद इस किस्त का जब हम पेमेंट करेंगे, यानी किस्त का भुगतान करने पर, तो एंट्री करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। फिर है जो डिप्रिशिएशन लगाएंगे उसके लिए एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट। फिर ब्याज और जो ह्रास था उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र किस खाते में करेंगे, ट्रांसफ़र जो हम लाभ खाते में ले जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिप्रिशिएशन टू इंटरेस्ट। ये हो गए जाके संपत्ति उपार्जन विधि। अब यहाँ मुझे ध्यान देना है थोड़ा सा कि जब हमारी उधार क्रय विधि आएगी तो कैसे एंट्री होंगी। अभी मैं बोर्ड पे समझा दे रहा हूँ, पहले सुन लीजिए फिर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये एंट्री जो होगी, यहाँ लिखा है सुपुर्दगी राशि दे होने पर, इसके पहले जितने का रोकड़ मूल्य हमारा होगा उतने से पहले असेट से डीआर की जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हटा दें तो यहाँ लिख सकते हैं संपत्ति खरीदने पर। जब हम संपत्ति जितने खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर। ठीक है, दूसरा कहेंगे सुपुर्दगी की राशि जब हम भुगतान करेंगे तो एंट्री यही हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। फिर हम जब हम किस्त का लेखा करेंगे तो ये मेरा असेट्स हट जाएगा, ये मेरा असेट्स हट गया। जब असेट्स मेरा यहाँ पे हट गया तो मेरा क्या एंट्री बन गई, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर यहाँ पे आते किस्त का जब भुगतान करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश, जैसे होती थी उसी तरीके से होगी। डिप्रिशिएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट जैसे होती थी उसी तरीके से होगी। फिर है ब्याज और ह्रास का अगर लेखा मुझे करना है तो इसी तरीके से होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिप्रिशिएशन टू इंटरेस्ट। अब जैसे यहाँ पे हम इसको बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, उधार क्रय विधि इसको कहेंगे। ये दूसरी विधि है। अब जो पहली एंट्री हमने की है असेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर, ये हो जाएगी संपत्ति खरीदने पर। तो जब हम संपत्ति खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, असेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर है सुपुर्दगी राशि भुगतान करने पर, तो ये बिल्कुल वही रहेगी हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। फिर है किस्त का लेखा, तो किस्त की जगह पर यहाँ पे आपका ब्याज का लेखा हो जाएगा। जब हम करेंगे ब्याज का लेखा
तो क्या हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर, यानी हायर वेंडर को ब्याज देना तो ब्याज को ऋणी कर देंगे और हायर वेंडर को धनी कर देंगे। फिर किस्त का भुगतान करने पर तो बिल्कुल वही एंट्री होगी, हायर वेंडर अकाउंट या टू कैश अकाउंट। फिर इसी तरीके से ह्रास का लेखा करेंगे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स हो गई, और जब इनको अंतरित करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब क्या, दोनों विधियों में ये एंट्री और ये एंट्री और सुपुर्दगी वाली ये एंट्री सेम है, दो एंट्रियों में बदलाव होना। यहाँ गौर ये करना है कि जब हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए करेंगे तो ये दोनों हमारी बेर एंट्रियाँ नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? कोई संपत्ति खरीदोगे तो एक ही बार तो खरीदोगे, और कोई भी ऑन डिलीवरी पैसा दोगे डाउन पेमेंट वाला तो एक ही बार दोगे। अगली जो हमारा सवाल अगली साल के लिए लगेगा तो यहाँ से शुरू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर अकाउंट या टू कैश, डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। कहने का मतलब है अगली साल आपकी 4 एंट्रियाँ होंगी। पहली साल कितनी एंट्री हुई, 1 2 3 4 5 6, पहली साल मुझे 6 एंट्री करनी है। अगली साल से 2 एंट्रियाँ आपकी कम हो जाएंगी। कौन कौन सी? आपके पहली वाली और दूसरी वाली। कहाँ शुरू करेंगे हम लोग? तीसरी वाली से शुरू करेंगे। विक्रेता की पुस्तकों में हमें लेखा करना है, तो विक्रेता की पुस्तकों में अगर मुझे जनरल लेखा करना है तो याद रखना, क्रेता की पुस्तकों में जब लेखा करते हैं तो 2 विधियाँ थी, संपत्ति अर्जित और उधार क्रय विधि। इसमें एक ही विधि है, उधार क्रय विधि। दोनों चाहे किसी भी विधि से लगाएं, आपको इसकी जो पक्ष में एंट्री एक ही विधि से करनी है। सबसे पहले जब हम संपत्ति बेचेंगे, यानी बिक्री का क्या लेखा करेंगे, बिक्री पर जब हम संपत्ति बेचेंगे तो किसको बेचेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो हायर परचेजर अकाउंट DR या पोस्ट ऑफिस लगा लेंगे, और 2 क्या आपके पास से चली गई, असेट्स से चली गई, असेट्स अकाउंट। यानी संपत्ति जब हम बेचेंगे तो हायर परचेज अकाउंट या टू असेट्स करेंगे। इसके बाद तुरंत पैसा कुछ वो तुम्हें देगा अनुबंध पे, जो अनुबंध पे जब पैसा देगा, अनुबंध पर यानी सुपुर्दगी पे कुछ ना कुछ पैसा देगा तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, तो यहाँ एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट, या जब बड़ी रकम हो तो उसके लिए बैंक भी यूज़ कर लीजिए, बैंक अकाउंट DR, यानी कैश लिख लो चाहे वो बैंक लिख लो, ठीक है। 2 किसने पैसा आपको दिया है, हायर परचेजर ने दिया है, परचेजर। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना है, अगर हमें ब्याज का लेखा करना है तो ब्याज पे मुझे एंट्री क्या करना है, अभी वहाँ पे एंट्री की थी इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी क्या कर दें यहाँ पे, हायर परचेजर DR अकाउंट लगाना तो पोस्ट ऑफिस लगाना है। 2 क्या लिख दें यहाँ पे हम, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, किस्त का भुगतान प्राप्त करेंगे, यानी किस्त पे क्या एंट्री हो जाएगी, तो फिर पैसा तुम्हारे पास आएगा कैश, और ऑब्लिक में बैंक लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बैंक अकाउंट DR। कौन पैसा दे रहा है आपको, हायर परचेजर दे रहा है, तो हायर परचेजर। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर देख लीजिए, जब हम बिक्री करेंगे तो हायर परचेजर अकाउंट DR टू असेट्स करेंगे। फिर अनुबंध पे जब करेंगे यानी पैसा प्राप्त होगा तो कैश या बैंक अकाउंट या टू हायर परचेजर। फिर इसके बाद ब्याज का लेखा करेंगे तो हायर परचेजर अकाउंट या टू इंटरेस्ट करेंगे। किस्त का भुगतान प्राप्त जब होगा तो कैश या बैंक अकाउंट या टू हायर वेंडर। यहीं पे अब ब्याज को जो ये था इसको हम लाभ हानि खाते में अगर ले जाएंगे, लाभ हानि खाते में ले जाने पे एंट्री जैसे उसमें की थी प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट किया था, इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात क्लियर हो गई होगी, इंटरेस्ट बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसमें एक एंट्री होती है व्यापार खाते में ले जाने पर, व्यापार खाते में। इतना यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना, जब कोई बिक्री चाहे प्रेषण की हो, चाहे हायर परचेज की हो, चाहे इंस्टॉलमेंट की हो, किसी में भी हो, जो भी बिक्री होगी उसका क्लोजिंग जो होगा वो तुम्हारा व्यापार खाते में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ही होगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हायर सेल्स अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट।
अब देखिए इसमें कितनी एंट्री हुई, 1 2 3 4 5 6। अगली साल जब आप जाएंगे तो ये 2 एंट्रियाँ आपकी इसमें भी नहीं होंगी। कितनी होंगी, 1 2 3, और ए भी नहीं होगी क्योंकि एक बार होना। तो कितनी एंट्रियाँ होंगी, 3। फिर एक बार समझ लीजिए, विक्रेता की पुस्तकों में जो एंट्री करनी है, सबसे पहले जब आप माल बेचोगे तो एंट्री करोगे हायर परचेज अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट। फिर अगर आपको पैसा सुपुर्दगी पे कुछ प्राप्त हो रहा है उसके लिए एंट्री करोगे, कैश करोगे या बैंक करोगे, अकाउंट DR2 हायर परचेजर। इसके बाद ब्याज का जब लेखा करेंगे तो हायर परचेज अकाउंट DR2 इंटरेस्ट करेंगे। इसके बाद किस्तों के लिए जब लेखा करेंगे यानी किस्त में प्राप्त होगी, कैश या बैंक अकाउंट DR2 हायर परचेजर। लाभान खाते में ब्याज को ले जाएंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करना है तो हायर सेल्स अकाउंट DR2 ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।